नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। दोस्तों, ये है पार्ट 10 आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू के लिए। अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं अभी तक, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। अगर आप सीक्वेंस में इन पार्ट्स को देखेंगे, तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एनपीए रिकवरी के टूल, जिसमें सरफासी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बैंक इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, बैंक का मेजर पर्पस होता है लैंडिंग, तो हमें लैंडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सब की हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और हमें उन क्वेश्चन को इतना प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर पैनल हमसे पूछे, तो हम तुरंत उस चीज़ का आंसर दे सकें इफ़ेक्टिवली। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर इंटरव्यू बेस्ड हैं। ये आपसे पिछले आईडीबीआई बैंक इंटरव्यू में भी पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड में मैंने कुछ और प्लेलिस्ट सजेस्ट की हैं, जो आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन टू अस व्हेन एग्जैक्टली अ लोन गेट क्लासिफाइड एज एन एनपीए अंडर द 90 डे रूल एंड व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, आरबीआई के मास्टर सर्कुलर ऑन इनकम रिकॉग्निशन असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजन के अकॉर्डिंग, जब किसी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट पेमेंट 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाता है, तब उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी एनपीए क्लासिफाई किया जाता है। सर, डायरेक्टली एनपीए नहीं बन जाता। इससे पहले अकाउंट कुछ स्टेजेस से पास होता है, जिसे स्पेशल मेंशन अकाउंट स्टेज बोलते हैं। इसमें एसएमए जीरो, एसएमए 1 और एसएमए 2 आते हैं, जो ओवरड्यू डेज के बेसिस पर क्लासिफाई किए जाते हैं। इसका पर्पस होता है अर्ली वार्निंग देना, ताकि बैंक टाइमली करेक्टिव एक्शन ले सके। अब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें, तो ग्रॉस एनपीए का मतलब होता है बैंक के टोटल बैड लोन, यानी जितने लोन एनपीए बन चुके हैं उनका टोटल अमाउंट, और इसमें अभी कोई प्रोविजन डिडक्ट नहीं किया जाता। वहीं नेट एनपीए का मतलब होता है ग्रॉस एनपीए में से बैंक जो प्रोविजन फ्यूचर लॉस के लिए साइड में रखता है, उसे माइनस कर दिया जाता है। सिंपल वर्ड में अगर बोलें, सर, ग्रॉस एनपीए टोटल प्रॉब्लम को दिखाता है, जबकि नेट एनपीए एक्चुअल रिस्क को दिखाता है, जो प्रोविजनिंग के बाद बैंक के पास बचता है। सर, आईडीबीआई बैंक ने असेट क्वालिटी में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। मार्च 2026 के अकॉर्डिंग बैंक का ग्रॉस एनपीए 2.32% है और नेट एनपीए सिर्फ 0.15% है, जो स्ट्रॉन्ग असेट क्वालिटी और डिसिप्लिन क्रेडिट मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द सरफासी एक्ट 2002 इज एंड अंडर व्हाट कंडीशन अ बैंक लाइक आईडीबीआई बैंक कैन इन्वोक इट टू रिकवर अ लोन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सरफासी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये एक्ट बैंक को पावर देता है कि वो नॉन परफॉर्मिंग असेट को रिकवर कर सके, बिना कोर्ट प्रोसेस में डायरेक्टली जाए। इससे बैंक का टाइम भी बचता है और रिकवरी प्रोसेस भी फास्ट हो जाता है। अगर आईडीबीआई बैंक को सरफासी एक्ट यूज करना हो, तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन है कि बोरोवर का अकाउंट एनपीए क्लासिफाई होना चाहिए, मतलब आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रीपेमेंट 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि लोन सिक्योर्ड होना चाहिए, जैसे मॉर्टगेज या हाइपोथिकेशन के थ्रू दिया गया हो। अगर अनसिक्योर्ड लोन है, तो सरफासी जनरली अप्लाई नहीं होता। फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि रिमेनिंग ड्यूज ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट के 20% से कम नहीं होना चाहिए। जब ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, तब बैंक बोरोवर को सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंडर 60 डेज का डिमांड नोटिस इशू करता है। अगर उसके बाद भी बोरोवर पेमेंट नहीं करता, तो बैंक सिक्योर्ड असेट का पोजीशन ले सकता है, उस असेट को सेल या लीज कर सकता है, या रिकवरी के लिए मैनेजर अपॉइंट कर सकता है। एंड सर, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्रीकल्चर लैंड को स्पेसिफिकली सरफासी एक्ट के स्कोप से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू वॉक अस थ्रू द सरफासी रिकवरी प्रोसेस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन द बोरोवर डिफॉल्ट ऑल द वे अप टू द पब्लिक ऑक्शन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सरफासी एक्ट 2002 बैंक को एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जिसमें जनरली कोर्ट प्रोसेस के बिना ही रिकवरी की जा सकती है। प्रोसेस जब शुरू होता है, जब बोरोवर 90 डे से ज़्यादा टाइम तक रीपेमेंट नहीं करता। आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उस अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाता है। उसके बाद बैंक सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंदर बोरोवर को डिमांड नोटिस इशू करता है,
इस नोटिस में बोरोवर को 60 डेज का टाइम दिया जाता है ताकि वो अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट रीपे कर सके। इस पीरियड के अंदर बोरोवर के पास एक ऑप्शन भी होता है, अगर उसको कोई भी ऑब्जेक्शन या कंसर्न है तो वो सेक्शन 13 सब सेक्शन 3A के अंदर अपनी ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है और बैंक को उसका रेस्पॉन्स 15 डेज के अंदर देना होता है। अगर फिर भी पेमेंट नहीं होता तो बैंक सेक्शन 13 सब सेक्शन 4 के अंदर सिक्योर्ड असेट का पोजेसन ले सकता है। ये पोजेसन सिम्बॉलिक हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। अगर पोजेसन लेने के टाइम रेजिस्टेंस या प्रॉब्लम फेस होती है तो बैंक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हेल्प सेक्शन 14 के अंदर ले सकता है। उसके बाद पोजेसन नोटिस 2 न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है, जिसमें एक वर्नाकुलर यानी लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर भी इंक्लूड होता है। बोरोवर के पास यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो 45 डेज के अंदर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी DRT में अपील भी कर सकता है। अगर बोरोवर को वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलता तो बैंक 30 डेज सेल नोटिस इशू करता है और उसके बाद पब्लिक ऑप्शन कंडक्ट किया जाता है। फाइनली सर, सिक्योर्ड असेट को फेयर मार्केट वैल्यू पर सेल किया जाता है ताकि आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिकवर किया जा सके। सर, एक स्ट्रक्चर और टाइम बाउंड प्रोसेस है जो बैंक्स जैसे IDBI बैंक को NPS इफेक्टिवली मैनेज और रिड्यूस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज एंड व्हाट इज द मिनिमम लोन अमाउंट फॉर विच इट इज एप्लीकेबल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, DRT का फुल फॉर्म है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ये एक स्पेशलाइज्ड क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंकरप्सी एक्ट 1993 के अंदर एस्टेब्लिश की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लोन की स्पीडी और इफेक्टिव रिकवरी करना है। सर, DRT का कंसेप्ट सबसे पहले नरसिम्हन कमेटी ने 1991 में रिकमेंड किया था ताकि रेगुलर सिविल कोड पर जो एक्स्ट्रा बर्डन था उसको रिड्यूस किया जा सके और लोन रिकवरी प्रोसेस को फास्ट बनाया जा सके। अगर मिनिमम लोन अमाउंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 6 सितंबर 2018 से मिनिमम थ्रेशोल्ड को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया था। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर किसी बोरोवर का आउटस्टैंडिंग डेट 20 लाख या उससे ज़्यादा है तब बैंक DRT अप्रोच कर सकता है। अगर अमाउंट 20 लाख से कम है तो उस केस की जुरिडिक्शन सिविल कोर्ट के पास होती है। सर, करंटली इंडिया में 39 DRTs हैं और 5 डेट रिकवरी अपेलेट ट्रिब्यूनल ऑपरेशनल है। सर, DRTs बैंक को NPA इफेक्टिवली रिकवर करने में हेल्प करता है और बैंक की असेट क्वालिटी मेंटेन करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 एंड टेल अस हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सरफासी एक्ट इन रिजॉल्विंग कॉर्पोरेट NPAs। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क लॉ है जो कंपनीज और इंडिविजुअल की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए एक यूनिफाइड और टाइम बाउंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। IBC आने से पहले इंडिया में अलग अलग लॉज थे, उस वजह से केसेस काफ़ी डिले होते थे और रिजोल्यूशन प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता था। IBC ने इन फ्रेगमेंटेड सिस्टम को एक सिंगल फ्रेमवर्क के अंडर ला दिया। इसमें कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी केसेस को हैंडल करने के लिए NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एजुकेटिंग अथॉरिटी के रूप में काम करता है और जनरली इसका रेजोल्यूशन टाइमलाइन 180 डेज होता है, तो सर्टेन सिचुएशन में एक्सटेंडेड भी किया जा सकता है। सर, अब अगर IBC और सरफासी के बीच का डिफरेंस की बात करें, सर IBC का मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी को रिवाइव करना होता है, यानी अगर बिजनेस को बचाया जा सकता है तो उसको एक गोइंग कंसर्न के रूप में कंटिन्यू करने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरफासी एक्ट का फोकस सिक्योर्ड असेट को सीज करके और उनको सेल करके ड्यूज रिकवर करना होता है। एक और डिफरेंस है कि सरफासी मेनली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को कवर करता है, जबकि IBC सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों क्रेडिटर्स को इंक्लूड करता है। सर, अगर लेटेस्ट परफॉर्मेंस देखें तो RBI के रीसेंट बैंकिंग ट्रेंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग IBC इंडिया का डोमिनेंट NPA रिकवरी चैनल बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में IBC के थ्रू लगभग 54,528 करोड़ रिकवरी हुई है। रिकवरी रेट करीब 37% रहा। वहीं सरफासी के थ्रू 32,466 करोड़ रिकवरी हुई है और रिकवरी रेट अराउंड 31.5% रहा। सर, रिसेंटली IBC फ्रेमवर्क को और स्ट्रेंथन किया गया है, जहां टाइमलाइन को इम्प्रूव करने और रिजोल्यूशन प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने पर फोकस किया गया है ताकि NPA रिजोल्यूशन और फास्ट और इफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट लोक अदालत इज एंड हाउ यूज इट टू रिकवर स्मॉल NPA अकाउंट।
चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, लोक अदालत का सिंपल मीनिंग होता है पीपल्स कोर्ट। ये एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। इसका मेन पर्पस है कि डिस्प्यूट को लंबे कोर्ट प्रोसेस के बिना जल्दी, सिंपल और कम कॉस्ट में रिजॉल्व किया जा सके। यहाँ बैंक और डिफॉल्ट करने वाला बोरोअर आपस में बैठकर म्यूचुअल नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू सेटलमेंट कर सकता है। बैंकिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लोक अदालत स्पेशली छोटे एनपीए अकाउंट की रिकवरी के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। ये शूट फाइल्ड और नॉन शूट फाइल्ड दोनों टाइप के एनपीए केसेस को हैंडल कर सकता है, पर्टिकुलरली जो डाउटफुल और लॉस कैटेगरी में आते हैं। आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैंक 20 लाख तक के आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाले एनपीए केसेस को सेटलमेंट के लिए लोक अदालत में रेफर कर सकते हैं। सर, लोक अदालत की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो डिसीजन या अवार्ड यहाँ दिया जाता है वो दोनों पार्टीज़ के लिए फाइनल और लीगली बाइंडिंग होता है और उसके अगेंस्ट किसी कोर्ट में अपील भी नहीं की जा सकती। इससे बैंक का काफ़ी टाइम सेव होता है, लीगल एक्सपेंसेस कम होते हैं और रिकवरी प्रोसेस भी फास्टर हो जाती है। ओवरऑल देखा जाए सर, लोक अदालत बैंक और बोरोवर दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट प्रोविजन कवरेज रेशियो मीन्स एंड व्हाट इट टेल्स अबाउट अ बैंक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ? हाउ डज आईडीबीआई बैंक स्टैंड ऑन दिस पैरामीटर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रोविजन कवरेज रेशियो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को मेजर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। ये बताता है कि बैंक ने अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी बैड लोन्स के अगेंस्ट कितना प्रोविजन मेंटेन किया हुआ है। सिंपल वर्ड में समझें तो अगर बैंक को लगता है कि कुछ लोन फ्यूचर में रिकवर नहीं हो सकते तो बैंक पहले से ही अपने प्रॉफिट का एक पार्ट साइड में रख देता है ताकि फ्यूचर लॉस को एब्जॉर्ब किया जा सके। इसी को प्रोविजन बोलते हैं। पीसीआर हमें ये बताता है कि टोटल बैड लोन्स में से कितने परसेंट अमाउंट के लिए बैंक ने प्रोटेक्शन क्रिएट कर ली है। आरबीआई ने पीसीआर के लिए 70% का मिनिमम बेंचमार्क रखा हुआ है। अगर किसी बैंक का पीसीआर ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि बैंक बैड लोन रिस्क के अगेंस्ट ज़्यादा सिक्योर पोजीशन में है। इससे बैंक की बैलेंस शीट स्ट्रांग और क्लीन दिखती है। साथ ही डिपॉजिटर और इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी इम्प्रूव होता है। ये डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है। अगर सर स्पेसिफिकली आईडीबीआई बैंक की बात करें तो 31 मार्च 2026 के अकॉर्डिंग टेक्निकल राइट ऑफ को इंक्लूड करके आईडीबीआई बैंक का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 99.39% है। और एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि सितंबर 2023 से आईडीबीआई बैंक लगातार 99% से ऊपर पीसीआर मेंटेन कर रहा है। ये क्लियरली दिखाता है कि बैंक की असेट क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग है और उसकी फाइनेंशियल फाउंडेशन भी काफ़ी सॉलिड बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडीबीआई बैंक्स ग्रॉस एनपीए फेल बाय 100 basis point फ्रॉम 3.57% इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 to 2.57% in Q3 financial year 26. What recovery tools in your opinion contributed to this improvement? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, ये आईडीबीआई बैंक के लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। ग्रॉस एनपीए दिसंबर 24-25 में 3.5% था, जो दिसंबर 25-26 में घटकर 2.57% हो गया। मतलब एग्जैक्टली 100 बेसिस पॉइंट की रिडक्शन देखने को मिली। इस इम्प्रूवमेंट के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रिकवरी टूल्स का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा होगा। सबसे पहले सरफासी एक्ट, इसके थ्रू बैंक को सिक्योरिटी या कोलेटरल इन्फोर्स करने की पावर मिलती है और लंबी कोर्ट प्रोसेस का वेट नहीं करना पड़ता। इससे रिकवरी प्रोसेस फास्ट हो जाता है। दूसरा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ये लार्ज स्ट्रेस अकाउंट को रेजोल्यूशन के टाइम बाउंड मैनर में हैंडल करने में हेल्प करता है। इससे बड़े डिफॉल्ट केसेस को एफिशिएंटली रिजॉल्व किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है एनएआरसीएल, जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, जिसे कॉमनली बैड बैंक भी बोला जाता है। इसने लेगेसी और हाई वैल्यू एनपीएस को एब्जॉर्ब करने में सपोर्ट दिया, जिससे बैंक पर बर्डन कम हुआ। फोर्थ पॉइंट है बैंक की अपनी सुगम ऋण भुगतान योजना, जो एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है। इसके थ्रू रिटेल एनपीए बोरोवर से ड्यूज रिकवर करने में हेल्प मिली। और लास्ट में स्ट्रॉन्ग इंटरनल क्रेडिट मॉनिटरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर अकाउंट में स्ट्रेस के सिग्नल अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई हो जाएं तो बैंक टाइमली एक्शन ले सकता है और अकाउंट को एनपीए बनने से पहले मैनेज किया जा सकता है। सर, मुझे लगता है कि इन सब एफर्ट्स के कंबाइंड इम्पैक्ट की वजह से बैंक ने स्ट्रॉन्ग असेट क्वालिटी मेंटेन की और दिसंबर 2025 तक लगभग 99.59% का प्रोविजन कवरेज रेशियो मेंटेन किया, जो एक क्लीन और हेल्दी बैलेंस शीट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इज
how a bank transfer its NPA to an ARC, and what exactly a security receipt means in this process. चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर काम करता है अंडर सरफासी एक्ट 2002। इसका मेन रोल होता है बैंक्स के नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी एनपीएस को परचेज करना। इससे बैंक अपनी बैलेंस शीट को क्लीन कर पाते हैं और फिर अपना फोकस फ्रेश लेंडिंग और नई लोन्स देने पर रख सकते हैं। सर, अगर प्रोसेस को सिंपल तरीके से समझें तो जब किसी बैंक के पास स्ट्रेस्ड लोन या एनपीए होते हैं तो बैंक उन्हें एआरसी को ट्रांसफर कर सकता है। एआरसी जनरली उन असेट को उनकी ओरिजिनल वैल्यू पर नहीं बल्कि डिस्काउंटेड प्राइस पर परचेज करता है। नॉर्मली एआरसी लगभग 15% अमाउंट कैश में पे करता है और बाकी 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट के फॉर्म में देता है। इस प्रोसेस का बेनिफिट ये होता है कि स्ट्रेस लोन बैंक की बुक से रिमूव हो जाता है और बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरेटिवली हेल्दी दिखने लगते हैं। अब सर, सिक्योरिटी रिसिप्ट की बात करें। सिक्योरिटी रिसिप्ट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इशू करती है। ये सेलिंग बैंक या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को दिया जाता है। इसका मतलब होता है कि उनका एक्वायर्ड एनपीए से फ्यूचर रिकवरी अमाउंट में प्रोपोर्शनल क्लेम या राइट होगा। सिंपल वर्ड में बोलें तो अगर फ्यूचर में एआरसी उस बैड लोन से रिकवरी करता है तो सिक्योरिटी रिसिप्ट होल्डर को उस रिकवरी में उन्हें शेयर के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलता है। एंड सर, रिसेंटली आरबीआई मास्टर डायरेक्शन अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग एआरसीज को मार्च 2026 तक मिनिमम नेट ओन फंड 300 करोड़ मेंटेन करना होगा। इसका ऑब्जेक्टिव इंडिया के स्ट्रेस्ड असेट रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैनी पीपल कंफ्यूज लोन राइट ऑफ विद लोन वेवर। कैन यू क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस एंड डज राइटिंग ऑफ अ लोन मीन्स द बैंक हैज परमानेंटली स्टॉप रिकवरिंग इट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। लोन राइट ऑफ एक टेक्निकल और अकाउंटिंग प्रोसेस होता है आरबीआई के प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। जब कोई लोन एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है और बैंक उसके अगेंस्ट 100% प्रोविजनिंग कर देता है, तब बैंक उस लोन को अपनी बैलेंस शीट से रिमूव कर देता है ताकि बुक्स क्लीन और रियलिस्टिक दिखे। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर, राइट ऑफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बोरोवर की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। बोरोवर की लीगल लाइबिलिटी कंटिन्यू रहती है और बैंक रिकवरी प्रोसेस चलाता रहता है। बैंक रिकवरी के लिए अलग अलग मैकेनिज्म यूज करता है जैसे सरफासी एक्ट, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या डीआरटी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट। दूसरी साइड पर अगर हम लोन वेवर की बात करें तो ये जनरली गवर्नमेंट का डिसीजन होता है जहां बोरोवर की रीपेमेंट ऑब्लिगेशन कंप्लीटली खत्म कर दी जाती है। इसका एग्जांपल हम फार्म लोन वेवर्स में देखते हैं। अगर स्पेसिफिकली आईडीबीआई बैंक की बात करें तो बैंक का प्रोविजन कवरेज रेशियो इंक्लूडिंग टेक्निकल राइट ऑफ दिसंबर 2025 तक 99% था, जो स्ट्रॉन्ग एनपीए मैनेजमेंट और डिसिप्लिन रिकवरी अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा मेरे कुछ सजेशन है आपके लिए। सबसे पहले तो आप ये प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, तो जितनी भी आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड इंटरव्यू वीडियोस आएंगी वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। इसके अलावा आप आरआरबी पीओ की पुरानी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और जो बैंकिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ऑफिसर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए भी मैंने इसमें वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है आपको बैंकिंग टर्म्स आते हैं बट आप पैनल के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये बैंकिंग टर्म्स की शॉर्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मैंने पैनल स्टाइल में बताया है कि कैसे एक कैंडिडेट को इफेक्टिव आंसर देना चाहिए पैनल के सामने, जिससे पैनल के ऊपर एक अलग ही इंप्रेशन पड़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें इंटरव्यू में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट बैंक और इंश्योरेंस इंटरव्यू के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी या सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके इंटरव्यू के लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।